हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 केमिस्ट्री का, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक बैक एक्सरसाइज। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5.1 से लेकर 5.4 तक करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.1। चूज द करेक्ट आंसर। अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन? हमने पहले भी पढ़ रखा है कि कुछ क्वांटिटीज स्टेट फंक्शन होती हैं और कुछ पाथ फंक्शंस होती है। तो स्टेट फंक्शंस क्या होती हैं? जो कि सपोज करिए कि हमारे पास ए कोई रिएक्टेंट है और बी कोई प्रोडक्ट है। अब ए पर जो भी हमारे वैल्यूज थी, जो भी प्रॉपर्टीज थी, लाइक प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, और जो बी पर प्रेशर और टेम्परेचर है, सिंपल और भी बहुत सारी होती है, मैं केवल प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रही हूं यहाँ पर। तो अगर ये इन पर क्या होता है, ये प्रेशर और टेम्परेचर ए से बी तक जाने में, चाहे डायरेक्टली हम जाएं या फिर ए से बी बनाए, सॉरी ए से सी बनाए, सी से डी बने, डी से फिर बी पर आए, तो ये हो गया डिफरेंट पाथ। एक हो गया पाथ नंबर 1 और ये हो गया पाथ नंबर 2। तो प्रेशर, टेम्परेचर और इस तरह की और बहुत सी क्वांटिटीज जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि किस तरीके से हमारी रिएक्शन हो रही है, डिपेंड करती है केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर। ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं स्टेट फंक्शंस। ठीक है, तो यहां पर स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं होते। करेक्ट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो हम यहां देख लीजिए, स्टेट फंक्शन समझ में आ गया। यहां ऑप्शंस देख लेते हैं। यूज टू डिटरमाइन हीट चेंजेस, नो। हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यस, करेक्ट आंसर इज 2। स्टेट फंक्शन इज हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और दो ऑप्शन से रीड कर लेते हैं। यूज टू डिटरमाइन प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क, नो। हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, नो। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5.2। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, द करेक्ट कंडीशन इज। नाउ फिर से पीछे जाते हैं और सोचते हैं कि एडियाबैटिक कंडीशन हमने पढ़ी थी, क्या थी? ऐसी कंडीशन जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है? ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग है। अगर इसके बीच हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि बाहर से अंदर कोई हीट नहीं आ रही, अंदर से बाहर कोई हीट जा नहीं रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एडियाबैटिक कंडीशंस। और इस तरह की कंडीशन में जो हमारे सिस्टम की वॉल होती है उसे कहते हैं एडियाबैटिक वॉल्स, यानी कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। जैसे कि एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारा थर्मोफ्लास्क, 99% हम कह सकते हैं वो एडियाबैटिक वॉल्स होती है, उसमें से हीट ना अंदर जाती है ना हीट बाहर आती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्चुअल लाइफ में। सो आफ्टर कुछ घंटे, 10-12 घंटे बाद हीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, एनीवे, सो एडियाबैटिक समझ आ गया। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है डेल्टा टी इज 0। डेल्टा टी 0 कब होता है? जब अंदर और बाहर टेम्परेचर का डिफरेंस 0 हो जाए, यानी कि टेम्परेचर सेम हो जाए। अंदर बाहर मतलब इन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अंदर बाहर की मतलब है यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग का। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर सेम है, तो यानी कि डेल्टा टी क्या हो जाएगा? T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? आइसोथर्मल। तो पहला वाला नहीं हो सकता। दूसरा है डेल्टा पी इज 0, यानी कि प्रेशर, जब प्रेशर अंदर सिस्टम के अंदर और सिस्टम सराउंडिंग में इक्वल हो, तब उस कंडीशन को कहते हैं आइसोबारिक कंडीशन। ये भी एडियाबैटिक नहीं है। थर्ड आते हैं Q इज इक्वल टू 0, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2। अब Q1
सिस्टम का टेम्परेचर हीट मान लग सकते हैं, Q2 सराउंडिंग हीट मान लें तो Q डेल्टा Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 माइनस Q1, और जबकि दोनों इक्वल हैं तो 0 हो जाएगा। तो डेल्टा Q 0 हो गया कब? हमारा एडियाबैटिक कंडीशन में, जब इक्वल टेम्परेचर है या फिर हम कह लें कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो यहां पर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 5.2 का, वर्क इज 0, ये रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5.3। द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ये भी हमने पढ़ रखा है अपनी बुक में। एलिमेंट्स यानी कि ऑक्सीजन हुआ, आयरन हुआ, और कौन सा है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। जब ये एलिमेंट्स अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है कि 1 बार प्रेशर और 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, उसमें जिस फॉर्म में है वो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट है। जैसे कि आयरन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, नाइट्रोजन गैसियस है, कार्बन भी गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये सारी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई। अब जब एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में रहते हैं तो वहां पर एंथैल्पीज क्या हो जाएंगी, सोचने वाली बात है। स्टैंडर्ड स्टेट में यानी कि कोई रिएक्शन हो नहीं रही है, हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। रिएक्शन नहीं हो रही तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एंथैल्पीज 0 है। एंथैल्पी 0 है यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट में जो भी एलिमेंट है उसकी एंथैल्पी 0 है। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड स्टेट में अगर एलिमेंट है तो उसकी एंथैल्पी को हमेशा 0 माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5.4। अब यहां बोल रहे हैं डेल्टा यू स्टैंडर्ड ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन इज -x किलोजूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H स्टैंडर्ड इज। अब यहाँ पर एक रिएक्शन बता रहा है कि मीथेन का कंबस्शन कर रहे हैं तो डेल्टा यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी इज -x किलोजूल पर मोल है। तो पहले रिएक्शन समझ लेते हैं। मीथेन यानी कि CH4, अब इसका कंबस्शन हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी गैसियस स्टेट में होगा, ये भी गैसियस स्टेट में होगा। इससे क्या बन रहा है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, वाटर लिक्विड स्टेट में बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। ये हमारा कंबस्शन ऑफ मीथेन की इक्वेशन हो गई। इसको बैलेंस कर लीजिए जल्दी से, तो यहां पर 2 और 2 लग जाएगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, ये हो गया कंबस्शन ऑफ मीथेन और इसका डेल्टा यू स्टैंडर्ड दिया हुआ है इन्होंने -x किलो जूल पर मोल। ठीक, अब हमें यहां से डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है। अब याद करिए कि हमने डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशन पढ़ा है। हमने एंथैल्पी वाले पोर्शन में पढ़ा है कि डेल्टा H स्टैंडर्ड इज इक्वल टू डेल्टा U स्टैंडर्ड प्लस एन जी, एन मीन्स डेल्टा एन, सॉरी डेल्टा एन जी आर टी। यहां पर डेल्टा एन जी क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो भी गैसेस हैं हम उनके ही मोल्स को कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ से डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लें। अब देखिए गैसेस कहाँ कहाँ पर है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हम इन्हीं तीनों को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एन जी निकाल लीजिए। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड केवल 1 है, 1। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, 1 रख दिया, माइनस। अब देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स यहां पर कितने हैं, 2 मोल है ऑक्सीजन के, 1 मोल है मीथेन का, तो 2 + 1 3, ये हो गया 3। सो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। सो डेल्टा एन
की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करें, सो डेल्टा एच स्टैंडर्ड इज इक्वल टू डेल्टा यू स्टैंडर्ड -2 आर टी। अब आर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर है, वो भी हमारा केल्विन में लिया गया है, वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि ये -2 आर टी पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव में आ गई, 2 आर टी पूरी की पूरी नेगेटिव हो गई। अब ध्यान से देखिए, यहां पर गेम हो रहा है। किसी भी वैल्यू, यहां पर वैल्यू दी गई है डेल्टा यू की, डेल्टा यू की वैल्यू है -x -2 आर टी। अब किसी भी गिवन वैल्यू में से अगर कोई चीज माइनस हो रहा है, इसका मतलब जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो कम आना चाहिए। यस, तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, लोअर देन डेल्टा यू स्टैंडर्ड, यानी कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। एक तो ये तरीका हो गया सिंपल सा कि किसी भी चीज में से अगर हमने कुछ माइनस कर दिया तो वो कम हो जाएगा, लेकिन अब कुछ लोग पूछेंगे दोनों माइनस यानी कि एडअप हो गया। यस, एडअप हो गया। तो सपोज कर लीजिए, अगर एक एग्जांपल देती हूं कि अगर डेल्टा एक्स के डेल्टा यू की वैल्यू -2 है, सपोज करिए, -x को हमने -2 मान लिया। अब -2 में से और हम कह रहे हैं कि -2 आर टी जो है हमारा, ये हमारा आ रहा है 6, टोटल मिला के मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यूज थी हम एज्यूम कर रहे हैं, तो ये हो गया -6। अब क्या हो रहा है, मैथमेटिकली हमने ऐड कर दिया तो आया हमारा -8। ठीक है, अब कंपेयर करिए -2 एंड -8, कौन सी वैल्यू बड़ी है, -2 बड़ा है। -2 का क्या था, डेल्टा यू विच इज ग्रेटर देन, ये पूरी वैल्यू कितनी थी, ये हो गई थी हमारी डेल्टा एच, जो हमने एज्यूम किया था, बस उसी में बता रही मैं। तो अब इससे क्लियर हो जाता है कि जो माइनस की बड़ी वैल्यू आई वो एक्चुअली में छोटा था। जितना भी माइनस में हम आगे बढ़ते जाएंगे, बिग नंबर्स में जाएंगे, तो उसका वैल्यू क्वांटिटी कम होती जाएगी, वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहां से भी प्रूव हो गया कि डेल्टा एच स्टैंडर्ड जो हमारा होगा वो हमारा हमेशा, नॉट हमेशा, इन दिस रिएक्शन में डेल्टा यू स्टैंडर्ड से कम होगा। क्लियर? सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। अगले पार्ट पे फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब ये सीरीज शुरू हो जाएगी थर्मोडायनामिक्स के बुक बैक एक्सरसाइज की, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तब तक के लिए थैंक यू।